तो नमस्कार साथियों, भारत का भूगोल जो है वो शुरू कर रहे हैं। और भारत के भूगोल को जानने से पहले ज्योग्राफी की भूगोल की कुछ विशेष बातें, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है उसको हम पहले कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारत के भूगोल के जो सिलेबस है, जिस टॉपिक को हमको कवर करना है उसके बारे में एक जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हमको भारत की भौतिक विशेषताएं पढ़नी है, जिसमें भारत के परिचय के साथ साथ, ठीक है, स्थिति विस्तार, भूगर्भिक संरचना, ठीक है, जिसको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कह रहे थे, भौतिक विभाग, भारत के भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में पढ़ना है, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, वन, भारतीय वन नीति, वन संरक्षण। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? भारत की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, जल्दी से भारत के भूगोल का हम क्या सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब भारत के भूगोल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं वो सबकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो क्लियर है क्या? तो पहली चीज़ है भारत की भौतिक विशेषताएं। इतने सारे टॉपिक इसमें हमको कवर करने हैं, ज़्यादा इसमें टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ें, ये सारी चीज़ें कॉपी के पहले ही लिख के रख लें और जब जरूरत पड़े तो आप सिलेबस देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मानवीय विशेषताओं की बात करें। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमको मानवीय विशेषताओं में पढ़ना है जनसंख्या, जनगणना के बारे में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी, घनत्व, जनसंख्या घनत्व वितरण कहाँ कैसा है, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सबके बारे में डेटा हमको पढ़ना है। प्रवास, मतलब किसी भी वर्ग या समुदाय का प्रवास किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर हो रहा है, ये हमको देखना होता है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिटरेसी, साक्षरता से प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण, सब महत्वपूर्ण है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ गए? मानवीय विशेषताओं के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो मानवीय विशेषताओं के अंतर्गत ज्योग्राफी में ये सारे टॉपिक भी हमको पढ़ने पड़ते हैं। यही सारे टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे में भी हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का बहुत सारा डेटा जो है वो ज्योग्राफी कवर करता है। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े। अगला कृषि के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक है, कृषि के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी, जिसमें भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। देखो, सिलेबस को डिटेल में जानने का फायदा ये होता है कि जो कुछ प्रश्न आ जाते हैं वो पता नहीं चलते कि हमको ये कहाँ से आया है, उसका सॉल्यूशन होता है सिलेबस देखना पूरा ओवरऑल। ठीक है, देखो, केवल किसी भी एग्जाम में दे दिया कि भारत के भूगोल के बारे में पूछेगा, तो भारत का भूगोल बोलने से आपको सिलेबस या टॉपिक के बारे में नहीं पता चल रहा है। तो भारत का भूगोल मतलब भारत के भूगोल के अंतर्गत आने वाले समस्त टॉपिक, वो आपको जानना पड़ेगा, वो आपका वर्क है। ठीक है, तो इसी कारण मैं ये सारे डिटेल में आपको चीजें बता रहा हूं। मान लेते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं पूछ दिया, या फिर वन नीति के बारे में पूछ दिया। ठीक है, तो वन नीति, अब आपको लगेगा कि ये वन नीति कहां से आ गया भैया, है? तो भारत का भूगोल बस टॉपिक देखने से ना ये समझ में नहीं आता कि इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर? तो इस कारण हमको थोड़ा सा सिलेबस पहले देखना होता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। कृषि में ये जैसे मैंने बताया, भारतीय कृषि की विशेषता है। कृषिगत फसलें जैसे खाद्यान्न, दाल, तिलहन, उनका वितरण कौन सा राज्य किस बोल सकते हैं कि खाद्यान्न या तिलहन या दाल में अग्रणी है, प्रथम है। ठीक है क्या? क्लियर? कृषि उपज में कौन सा राज्य प्रथम है, मतलब अलग अलग कृषि उपज की बात करेंगे। सिंचाई साधन और उनका महत्व, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएं और नियोजन। ठीक है, सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और बहुत सारी प्रकार की क्रांतियों के बारे में हमको भी पढ़ना है। लेकिन हरित, श्वेत और नीली क्रांति कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित है, इसी कारण केवल ये 3 क्रांति के बारे में लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर है क्या? चलो, खनिज संसाधन की बात करेंगे तो खनिज भंडार, खनिज उत्पादन एवं वितरण, मतलब कौन से प्रकार का खनिज किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। राज्य तो जानना ही है, उस राज्य के अंतर्गत क्षेत्र का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे तो कोयला, पेट्रोल, तापी विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ये पूरा डिटेल हमको एनर्जी में डिस्कस करना है। ठीक है, वही बात करें उद्योग की, तो भारत में उद्योगों के विकास और संरचना के बारे में, उसके इतिहास से शुरू करते हुए वर्तमान में कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं, कहाँ हैं, उनका स्थापना वर्ष, बड़े, मध्यम, लघु, लघुत्तर क्षेत्र, कृषि, वन, खनिज आधारित उद्योग, ये सब के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आएगा कॉमा। ये बड़े, मध्यम, लघु और लघुत्तर उद्योग को MSME भी कह देते हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब वो MSME अलग है, अगर हम बड़े को हटा दे तो मध्यम, लघु और लघुत्तर उसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है कि? तो MSME के बारे में पढ़ना होता है। तो ये है ब्रीफ बोल सकते हैं सिलेबस डिस्कशन, ये जानना जरूरी है। और कोई भी तैयारी अगर ज्योग्राफी की शुरू कर रहा है तो ये चीज़ें जो है कॉपी के फ्रंट पे लिखी हुई होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा भारत के भूगोल के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, कुछ भी पूछ दिया जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए, एक सेकेंड। चलिए, अब हम शुरू कर रहे हैं भूगोल। देखो, भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल का मैंने आपको टॉपिक बताया,
लेकिन कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक भी हमको कवर करने होते हैं, जैसे मैंने बताया भूगोल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे पृथ्वी। भारत में डिस्कशन करने से पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, ठीक है, ये रही पृथ्वी, ठीक है, अर्थ। अब अर्थ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैं क्या डिस्कशन करूंगा? इस वाले स्लाइड के अंतर्गत मैं डिस्कस करूंगा आपका अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा जिसको बोलेंगे लैटिट्यूड, जिसको बोलेंगे क्या? लैटिट्यूड। ये डिस्कशन करना है मुझे। और एक जो पढ़ना है वो पढ़ना है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जिसको मैं कहूंगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। ये क्या है एकदम जल्दी से देख लेते हैं, समझिए। बहुत बेसिक, मतलब प्राइमरी लेवल से हमने पढ़ा है कि अक्षांशीय और देशांतरी रेखा किसको बोलते हैं, शायद 5वीं कक्षा, मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, शायद हो सकता है 6वीं 7वीं से पढ़ा हो, लेकिन मुझे 5वीं क्लास ध्यान में आ रही है। तो जो हमने प्राइमरी स्कूल के ज्योग्राफी में पढ़ा अक्षांशीय और देशांतीय रेखाएं, हमको ये बताया गया, सिंपल बता दिया गया कि अक्षांशीय रेखाएं जो है वो आड़ी रेखाएं होती है और देशांतरी रेखाएं खड़ी रेखाएं होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। पृथ्वी पर ये मानव द्वारा खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो कुछ पर्पस से बनाई गई। उस समय हमको पर्पस नहीं बताया जाता कि पर्पस क्या है भैया अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं का, है कि नहीं? तो वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, कितनी चीजें आपको पता है। चलो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम पहले डिस्कस करेंगे अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। अक्षांशीय रेखाएं कैसी है? अक्षांशीय रेखाएं आड़ी है, आड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले समझ लीजिए कि कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो पृथ्वी पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है वो है अक्षांशीय रेखाएं, काल्पनिक है सभी के सभी, मतलब ये जो भी दोनों प्रकार की रेखा देख रहे हैं ये इंसानों के द्वारा खींची गई काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अभी एक बात और ध्यान रखना, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या है 180, इसी कारण 180 अंश मैक्सिमम हम अक्षांशीय रेखा देख सकते हैं। वैसे तो भूमध्य रेखा को कंसीडर करते हुए 90 अंश ऊपर 90 अंश नीचे, तो कुल मिला के 180 अंश, ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे, ये मैं बताऊंगा। तो चलो कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं? 180। काउंट करने में 180 अक्षांशीय रेखाएं होती है। चलो देखो, ये जो बीचों बीच जा रही है ये रेखा, ये भी आड़ी रेखा है, उसके ऊपर ये भी जितनी भी रेखा दिख रही है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, सभी के सभी अक्षांशीय रेखा। कुछ अक्षांशीय रेखाओं के नाम हमको जानने हैं, जैसे पृथ्वी को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटने वाली जो आड़ी रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको बोलते हैं इक्वेटर, उसको बोलते हैं इक्वेटर। 0 अंश अक्षांशीय रेखा इक्वेटर, इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी हम जानते हैं, भूमध्य रेखा। क्लियर? ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी अक्षांश, माफ करो उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी का हिस्से की बात करें ना, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे आने वाले पृथ्वी के भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है क्या? उत्तरी गोलार्ध नदन हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध सदन हेमिस्फीयर। दो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही कौन? भूमध्य रेखा। अब सर ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों बोल रहे हैं इसको, मतलब डिग्री में क्यों हम इसको बोल रहे हैं, है ना? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या फिर 1 डिग्री या 2 डिग्री, जैसे बात करें फेमस और कौन कौन सी है, चलिए पहले इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक। अभी एक भूमध्य रेखा के बारे में ध्यान में रखना है, 23.5 अंश ऊपर और दूसरी 23.5 अंश नीचे, ठीक है। एक भूमध्य रेखा, माफ करो भूमध्य रेखा नहीं अक्षांशीय रेखा, एक अक्षांशीय रेखा हमको ध्यान रखनी 23.5 अंश ऊपर और एक अक्षांशीय रेखा ध्यान रखनी है 23.5 अंश नीचे। इस 23.5 अंश उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और वहीं भूमध्य रेखा के नीचे सेम डिग्री कितना? 23.5 अंश, इसको पूरा लीजिएगा ऐसा, ये ऐसा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। अब दक्षिणी और उत्तर क्यों बोल रहे हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो भी अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ आएंगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, और जो भी अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा के नीचे आएंगी उसको दक्षिणी अक्षांशीय रेखा कहेंगे। ये बात क्लियर है? तो देखो ये 23.5 अंश ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नदन लैटिट्यूड।
23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड। इसको 23.5 अंश को 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि भैया 1 डिग्री 60 मिनट में कन्वर्जन होता है इसका। डिग्री का मिनट में कन्वर्जन अगर बात करें तो 1 डिग्री का कन्वर्जन 60 मिनट में होता है। तो आधा अंश मतलब 30 मिनट, सीधी सीधी बात है। क्लियर है क्या? तो उसको 23 सही 1/2 अंश लिख लो, या 23 डिग्री या 30 मिनट लिख लो, एक ही बात है। ठीक है? तो ऊपर आपका हो जाएगा कर्क रेखा, नीचे हो जाएगा आपका क्या? मकर रेखा। तो 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांशी रेखा है, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में कहेंगे मकर रेखा। ठीक है? मकर रेखा समझते चलिए बस। ठीक, और कौन सा आपका अक्षांशी रेखा फेमस है? तो ये भूमध्य के 23.5 ऊपर 23.5 नीचे हो गया, एक कर्क रेखा एक मकर रेखा। वही भूमध्य से आप 66.5 ऊपर चले जाइए, 66.5 ये यहां पर, ये जो नजर आ रहा है ये, ठीक है? और यही भूमध्य से 66.5 नीचे आ जाइए ये। ठीक है? तो यहां पर ना 66 और 33 समथिंग दिया है, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको आपको क्या करना है? 66 66.5 मतलब 66 डिग्री 30 मिनट, या डायरेक्ट ऐसा 66 सही 1/2 डिग्री कर देना आपको। ठीक है? यहां पर भी ये क्या कहलाएगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर? और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है क्या? इस 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, वहीं 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है क्या? अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। क्लियर? आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये दो और फेमस आपके क्या हो गए? अक्षांशी रेखा हो गए। अब एक बात समझिए, इसको सर्कल क्यों कहा जा रहा है? इसको सर्कल क्यों जा रहा है इसमें मैं आऊंगा, और डिग्री में क्यों बोला जा रहा है ये भी बताऊंगा। सुनना, देखो ये पृथ्वी मान लेते हैं अभी गोल है, अब चपटी है डेफिनेटली ठीक है, लेकिन अभी पृथ्वी का आकार हम गोल मान रहे हैं। कोई भी एक आप अक्षांशी रेखा ले लो, चलो भूमध्य रेखा कोई ले लेते हैं, ये यहां से शुरू करते हुए पूरा ऐसा गोल खिंचाया है, पूरा ऐसा गोल खिंचाया, मतलब बॉल लेना, बॉल के बीचों बीच जैसे लाइन खींचना, पूरा ऐसा सर्कल खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? पूरा एक वृत्त खिंचाएगा। तो अक्षांशी रेखाएं हॉरिजॉन्टल तो है, लेकिन एक वृत्त के रूप में खींची गई है। ये ऐसा सिर्फ रेखा के रूप में सामने इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका ये फ्रंट व्यू है, तो एक अर्थ गोल होने की वजह से पूरा ऐसा राउंड खिंचाया है, ये रेखा एक वृत्त के रूप में खिंचाया है, लेकिन है डेफिनेटली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। एक ही तरफ एक समय में देख पाएंगे ना, एक ही तरफ, इस कारण ये लाइंस के रूप में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कल तो सर्कल के रूप में भी बोल देते हैं। अब ये डिग्री कहां से आई ये सुन लो। देखो ये पृथ्वी का केंद्र मानो, ठीक है? पृथ्वी को क्या करो, काट दो ऐसा, तो भैया सॉलिड है ना, ठोस है पृथ्वी, काटोगे तो एक केंद्र आएगा पृथ्वी के बीचों बीच, जैसे मान लेते कोई भी बॉल का एक केंद्र होगा अंदर की तरफ। ठीक, अब मान लेते हैं ये 23.5 अंश क्यों कहलाया? इस केंद्र से पृथ्वी का जो एक्चुअल में अंदर में केंद्र होगा, अंदर में पृथ्वी के अंदर में, वहां से ये पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल एक लाइन ले लो, और इस क्षेत्र या इस क्षेत्र में कहीं भी इस बिंदु से जोड़ती हुई लाइन ले लो। पृथ्वी के केंद्र को किसी भी क्षेत्र के बिंदु से जोड़ती हुई एक रेखा, और इसी केंद्र से एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो होगा 23.5 अंश। इस कारण इस लाइन के सभी बिंदु कहलाएंगे 23.5 अंश। अब आप बोलोगे सर ये एंगल कैसे 23.5 अंश हुआ? तो ये भी बात मेरी समझ लेना, ये जो आप केंद्र ले रहे हो ये सरफेस पे नहीं है पृथ्वी के, ये पृथ्वी के अंदर की तरफ है, पृथ्वी के केंद्र मतलब पृथ्वी के अंदर है वो। तो इस पूरे सर्कल में आप केंद्र से कहीं पर भी एंगल ड्रॉ कर लो, इस हॉरिजॉन्टल की लाइन के साथ वो 23.5 अंश ही बनेगा। और जहां पर वो 23.5 अंश बना, पृथ्वी पर जब पूरा सर्कल खींच दिया, वो कहलाया 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और वैसा पूरे सभी डिग्री के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब पूरा। तो इसी प्रकार 90 अंश ऊपर तक 90 अंश नीचे तक, मतलब देखो कि 90 अंश कैसे आया? ये केंद्र है, मान लेते ये हमको पोल, नॉर्थ पोल को कंसिडर करना है, तो केंद्र से नॉर्थ पोल को मिलाने वाली रेखा कैसे खिंचाएगी? ऐसे खिंचाएगी कि नहीं खिंचाएगी? वर्टिकल। और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा बताइए? समकोण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब 90 अंश। बात समझ में आई आपको? ये रीजन समझ में आया कि नहीं कि हम डिग्री में क्यों कह रहे हैं?
अक्षांशी रेखाओं को 1 डिग्री 2 डिग्री 23.5 अंश 66.5 अंश क्यों कह रहे हैं, बात समझ में आई। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थल को मिलाने वाली रेखा हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाती है, पृथ्वी के आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बोल सकते हो, जो कोण बनाती है वो आपका क्या कहलाता है, उतने डिग्री का लैटिट्यूड कहलाता है, उतने डिग्री का अक्षांशी रेखा कहलाता है। जल्दी बताइए हाँ या ना फटाफट। इतनी बातें क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई, बताएं। इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी कमेंट भी करें हाँ ना में। मैं पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद करूंगा आप लोगों से जो लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो तो देखो, जितने भी सर्कल का अगर केवल एक ही केंद्र हो, सभी के सभी सर्कल मतलब सभी के सभी आपके अक्षांशी रेखाएं केवल एक केंद्र से खींचे गए, जो है पृथ्वी का केंद्र, तो अनेकों वृत्त जो एक ही केंद्र से खींचे जाए उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सकेंद्रीय वृत्त। इसी कारण अक्षांशी रेखाओं का अन्य नाम कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी होता है। अक्षांशी रेखाओं का एक अन्य नाम कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी होता है। सकेंद्रीय वृत्त क्या लिखोगे हिंदी में? सकेंद्रीय वृत्त। किसी भी अक्षांशी रेखा को सकेंद्रीय वृत्त बोल सकते हैं। सकेंद्रीय क्यों? एक ही वृत्त है, चाहे कोई भी अक्षांशी रेखा ले लो, एक ही केंद्र है। इसका एक और नाम और मिलेगा आपको, अक्षांशी रेखाओं का एक और नाम होता है समानांतर रेखाएं। पृथ्वी में कौन सी रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं अगर आपसे पूछेगा? समानांतर रेखाएं मतलब पैरेलल्स। आपसे पूछ देगा कौन सी ऐसी रेखा है पृथ्वी पर जो पैरेलल्स हैं या समानांतर जिसको कह सकते हैं, तो उसका आंसर भी होगा अक्षांशी रेखा। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि एक पॉइंट को लेकर पूरा खींचा गया, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे। समानांतर रेखाओं की विशेषता ये होती है कि वो दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो ये देख लो, पूरा एक दूसरे से समानांतर नजर आ रही है, पैरेलल है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्लियर है? तो अक्षांशी रेखाओं को कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कहते हैं, समानांतर रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बोलिए क्या क्या सीखा? सर 0 डिग्री 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश दक्षिणी, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। सीधा सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर जो भी अक्षांशी रेखा होंगे 90 तक, उसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और भूमध्य रेखा के जितनी भी नीचे मतलब नीचे जितनी भी अक्षांशी रेखा होंगी 90 तक, 90 अंश तक ऑब्वियसली, उसको दक्षिणी अक्षांशी रेखा कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में है, वो उत्तरी गोलार्ध में। तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और 90 अंश में क्या है? ध्रुव है, ध्रुव पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक। क्लियर? दोनों जगह बर्फ। एक प्रश्न और पूछ देगा आपसे कि पृथ्वी में कौन से अक्षांशी रेखा में जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो न्यूनतम होता है? जल्दी बताइए। पृथ्वी में कौन सी डिग्री अक्षांशी रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे न्यूनतम होता है? मिनिमम ग्रेविटी कौन से अंश के कौन से अंश के अक्षांश रेखा में होगा? बताइए। मतलब सीधा सीधा बोलने का मतलब है ग्रेविटी पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम होगी? कोई कमेंट करके बताएगा? जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं भाई अब यहां पर ना। मिनिमम ग्रेविटी किस में होगी? चलो, एक आंसर आया कि भैया 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशी रेखा जो है उस पे न्यूनतम मतलब ध्रुव मतलब पोल पे न्यूनतम ग्रेविटी होगी, ये बोला जा रहा है। 90 डिग्री, दूसरा आंसर भी 90 आया, और एक आंसर आया 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी मिनिमम होगी। तो सुन लीजिए, इसका सही आंसर है 0 डिग्री अक्षांशी रेखा पर ग्रेविटी सबसे न्यूनतम होगी। लगता जरूर है कि ये भूमध्य रेखा है, यहां पर ग्रेविटी सबसे अधिक होनी चाहिए। जी नहीं, भूमध्य रेखा पर जो ग्रेविटी रहेगी, ग्रेविटी मतलब क्या?
गुरुत्वाकर्षण बल वो मिनिमम रहेगी, न्यूनतम रहेगी, ठीक है, लोवेस्ट रहेगी, लोवेस्ट, ठीक है। तो भूमध्य रेखा वाले जो भी क्षेत्र है, मतलब भूमध्य रेखा पृथ्वी के इस हिस्से में, बीचों बीच वाले हिस्से में ग्रेविटी जो होती है वो मिनिमम होगी, मिनिमम पृथ्वी के इस भाग में, बाकी के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एकदम से ऐसा नहीं है कि यहां पर ग्रेविटी इतनी कम है कि भाई आदमी उड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। बाकी पृथ्वी के हिस्से में के कंपैरिजन में इस हिस्से में ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो न्यूनतम होती है। तो अधिकतम कहां होगी अब बता दीजिए। तो भैया ये दोनों जो पोल है ना, जो दोनों जो आपके ध्रुव है, ध्रुव, यहां पर ग्रेविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम होगी, ध्रुवों में ग्रेविटी अधिकतम होगी। बात ध्यान रखिए इस बात, ठीक है क्या। एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, पूरा हमने पूरा पेन से पूरा मार्क कर दिया है, लेकिन फिर भी चीजें समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और आपसे फैक्ट पूछ लेगा कि भैया बताइए कौन से कलर का पेन यहां चलेगा ना, एक सेकेंड ना, चलो ब्लैक, हाँ। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? लो, एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, हालत खराब वहीं पर, 4 ऑप्शन दे देगा। भूमध्य रेखा की लंबाई बताइए, भूमध्य रेखा की लंबाई बताइए कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई, अब देखो प्रश्न कितने तरीके से पूछेगा, या तो पूछ देगा भूमध्य रेखा की लंबाई बताइए, या तो पूछ देगा पृथ्वी की परिधि बताइए, पृथ्वी की परिधि बताइए। क्लियर? ये दो अलग अलग प्रश्न नजर आ रहे हैं एक ही चीज, क्यों सर? ये भूमध्य रेखा है, ये पूरी पूरी राउंड खींची है पूरे पृथ्वी के इस हिस्से में, और चूंकि ये गोला है और ये पूरा क्या है, बीच वाला हिस्सा क्या कर रहा है, परिधि है किसका, गोले का, गोले की परिधि। गोले की परिधि क्या होगी? गोले की परिधि मतलब एक पूरा वृत्त, और वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, लंबाई, ये पूरा 2 पाई और होगा, सर्कल है ना। तो भैया सीधा सीधा ये पृथ्वी की जो है ना परिधि पूछने की कोशिश कर रहा है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई बोलो या पृथ्वी की परिधि बोल लो, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ और लेंथ ऑफ लैटिट्यूड इज सेम। कितनी? तो ध्यान रखो 475। कैसे याद रखोगे? 400 और फिर 75। 475 मतलब ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, 400 और फिर 75, याद करने का तरीका बता रहा हूं। मतलब कितना? 40,075 किलोमीटर। बात समझ में आई? इसको माइल्स में भी पूछ देगा कभी भी तो भी ध्यान रख लेना, 21,097 माइल्स, ठीक है। तो ये माइल्स में, ये किलोमीटर में, दोनों में कन्वर्जन आपको मैंने बता दिया, ध्यान से देख ले, ठीक है। माफ करो, ये माइल्स में गलत है, इसको करेक्ट कर लो। माइल्स में 24,901, ये करेक्ट है, ठीक है। 24,901 माइल्स, 24,901 माइल्स पूछ ले, या 40,075 किलोमीटर, किलोमीटर के में भी बता दिया, माइल्स में भी बता दिया। ये भूमध्य रेखा की लंबाई है, मतलब यही क्या है, पृथ्वी की परिधि है, सरकमफेरेंस है। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है या नहीं है? ठीक।